कर रहा हूँ। चले बच्चे। आज मुझे एक बच्चे की कॉल आई और उसने मुझे एक बात कही कि सर, मुझे जो है ना, इंग्लिश ऐसे लिखते हुए मेरा हाथ काम नहीं करता। मेरा हाथ साथ छोड़ जाता है। तो मैंने कहा, बेटा कोई मसला मसाइल को, तबीयत आपकी ठीक है? उन्होंने कहा, नहीं सर, उस तरह से मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझसे लिखा नहीं जाता। तो मैं हैरान हुआ कि शायद मुझे पहले यही लगा कि उस बच्चे के साथ कोई शायद हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन मसला कुछ और था। मसला ये था कि वो रिटर्न प्रैक्टिस की बात कर रहे थे कि मुझे ऐसे लिखा नहीं जाता। बेटा मुझे एक बात बताएं, इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन कि आप बगैर नॉलेज के किसी चीज के ऊपर लिख ले? आपके पास अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या आप उसके बारे में लिख सकते हैं? एक कॉमन सेंस की बात है ना। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है तो फिर आप कैसे जो है वो या आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किस तरीके से लिखेंगे? दूसरी चीज, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे जो है वो इंग्लिश राइटर हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या उस इंग्लिश की अच्छी स्किल का होना आपके किसी काम आएगा? आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, तो क्या आप लिख पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो वो बच्चे जो परेशान होते हैं कि सर हमसे लिखा नहीं जा रहा, हमें लिखना नहीं आता, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बच्चे ये समझ लें कि लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज आपको आएगी पढ़ने से। ठीक है, आपको जो है वो पढ़ने से नॉलेज आएगी। सिर्फ परेशान होने से नॉलेज नहीं आएगी। अपने कैमरास को काइंडली बेटा ऑफ रखें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब बच्चे, आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है, एक मिनट रुके। जी बच्चे, कल क्लास नहीं हुई थी। आप लोग इसको, कल वाली क्लास अगर हुई होती तो जाहिर सी बात है आपको उसका पता चल जाता। अच्छा बच्चे, अब वापस आ जाते हम लोग तो मैं बता रहा था कि आपको किसी भी चीज के ऊपर लिखने के लिए नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज के बगैर जो है वो आप लिख नहीं पाएंगे। इसमें अब बच्चे, अब यहाँ पर आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, ये तो मैंने एक बच्चे को आंसर करना था उसके सवाल का, तो मैंने सबको ही एड्रेस कर दिया। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर। ऐसे के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग, या वैसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ऐसे राइटिंग के अंदर? बेटा आप में से किसी को पता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है? एनीवन जो आप में से जानता हो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? बेसिकली बेटा, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, या एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम क्विकली बहुत सारे आइडियाज को अपने माइंड से निकालने की कोशिश करते हैं। वो आइडियाज लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट हो, वो बात की बात है। आप अपने माइंड से जितने भी पॉसिबल आइडियाज निकाल सकते हैं वो आप निकालते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि इट डजेंट मैटर कि वो आइडिया अच्छा है, बुरा है, वो आइडिया यूनिक है, कॉमन है, किसी भी तरह का आइडिया हो, बट आपने उसे निकाल के पेपर पे पुट कर दिया, या आपने उसे निकालना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, दिस इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग की एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो वो ये है कि बेटा, जब आप, कोई गाड़ी खराब हो जाए आपकी, तो आप अपनी पूरी टूल किट जो है वो खोल के बैठ जाते हैं। सामान उसमें से आपने सिर्फ एक दो ही निकालनी होती है चीजें, लेकिन टूल किट आपकी पूरी होती है, उसमें से आप अपनी रेलेवेंट चीजें जो है वो निकाल लेते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बेसिकली कुछ ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें आप ये देखते हैं कि मैंने
मेरे पास किसी टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज मौजूद है, और फिर वो नॉलेज में से कितनी नॉलेज ऐसी रेलेवेंट नॉलेज है जो मेरे पेपर में इस्तेमाल होनी है या जो मेरे गिवन टॉपिक में लगेगी। क्या आपके पास अवेलेबल नॉलेज सारी की सारी आपके पेपर में इस्तेमाल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आपका कुछ सिलेक्टिव पार्ट जो है नॉलेज का, वो इस्तेमाल होगा किसके अंदर? आपके ऐसे में। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऐसे का टॉपिक है, एक मिनट, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने इसके ऊपर सोचना शुरू किया। आपने कहा जी कि इसमें हिस्ट्री भी, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री भी मुझे पता है, इसके यूजेस भी पता है, इसके क्या कहते हैं एडवांटेजेस भी पता है, इसके डिसएडवांटेजेस भी पता है, इसके ऊपर लॉज जो बने हैं वो भी पता है, इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज हैं वो भी मुझे पता है। किन किन ममालिक ममालिक के अंदर या कंट्रीज के अंदर इसकी जो है वो एप्लीकेशन, या इसको किस लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई किया जा रहा है, वो भी आपको पता है। अब क्या ये सारी की सारी नॉलेज आपके पेपर में इस्तेमाल होगी? ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पेपर में इस्तेमाल होगी? नहीं इस्तेमाल होगी। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का फायदा ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल स्ट्रेंथ, टोटल डाटा है कितना, आपके पास पॉसिबल इंफॉर्मेशन है कितनी। फिर उस पॉसिबल इंफॉर्मेशन में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने पेपर में लिखेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, फिल्टर करेंगे, और बाकी सारी चीजें जो है वो आप दोबारा से वाइप आउट कर देंगे। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एसए के पेपर के अंदर। जब आपको एक प्रेशर सिचुएशन में बैठे होते हैं और वहां पर आपको इंफॉर्मेशन याद नहीं आ रही होती, और आप क्या सोचते हैं कि यार मैं ऐसे लिखना शुरू करता हूँ, जैसे जैसे बातें याद आती जाएंगी वैसे वैसे लिखता जाऊंगा, वो बहुत हैक्टिक और बहुत नुकसानदेह प्रैक्टिस होती है। आप 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट या 8 से 10 मिनट आप जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि आपको कितनी जो है वो नॉलेज उस टॉपिक के ऊपर है, और उस अवेलेबल नॉलेज में से कौन सा रेलेवेंट डाटा आपके टॉपिक के अंदर फिट होता है। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग की। आप लोगों को वैसे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए नॉलेज होना, किसी चीज के बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के ऊपर या ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो तो कर लेंगे, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो तो बैठे होंगे मुंह उठा के। तो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए किसी भी चीज को सोचने के लिए। तो मैं आपको एक बेसिक टॉपिक दे रहा हूं, बाईसाइकिल। बेटा बाईसाइकिल के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि आपके माइंड में अगर एक टॉपिक आ जाए ऐसे का, बाईसाइकिल के, बाईसाइकिल के ऊपर जो है वो 500 वर्ड्स कैसे लिखें या 200 वर्ड्स कैसे लिखें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त आपके माइंड में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी बाईसाइकिल को लेके, जरा आप लोग रेलेवेंट नॉलेज आपने बतानी है। चलिए बच्चे जल्दी से आप लोग, मैंने चैट ओपन कर दिया, तमाम बच्चे एक दूसरे के मैसेजेस जो है वो देख सकते हैं। शाबाश, हिस्ट्री ऑफ बाईसाइकिल आ गई, शाबाश। स्ट्रक्चर आ गई, ओरिजिन आ गया, कंपनीज आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपके माइंड में बाईसाइकिल को लेके इंफॉर्मेशन आ गई। मतलब बच्चों ने क्या लिखा है? बच्चों ने लिखा है इसका हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, उसके यूजेज, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीजें बच्चों ने जो है वो ऐड कर दी हैं। अब ये आपके पास आपका एक रॉ कंटेंट आ गया है कि ये मेरे पास सारे का सारा जो है वो अवेलेबल वो है, डाटा है इसके बाईसाइकिल के ऊपर। अब हम अपनी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसको जरा लिमिटेड करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग में बच्चे टीचर का किरदार क्या होता है? टीचर का किरदार ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है, अभी तो हम क्लास में बैठे हैं ना, तो क्लास के अंदर एक्टिविटी में मेरा रोल ये होगा कि मैं आपकी
हर ओपिनियन को, आपके हर पॉइंट को इनकरेज करो, चाहे वो गलत हो सही है वो आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी हेजिटेशन के अपना पॉइंट देना है। तो अब आप तमाम लोग बाईसाइकिल के एडवांटेजेस बताएंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं जो आपके माइंड में है, फिर उसमें से रेलेवेंट हम निकाल लेंगे। जल्दी करें, जल्दी से आप बाईसाइकिल के एडवांटेजेस बताएं। चले, यहां पर बच्चे हेल्थ के लिख रहे हैं जी, हेल्थ बेनिफिट्स। कॉस्ट इफेक्टिव, हेल्थ बेनिफिट हो गया ना। इजी टू मेंटेन, यानी कि मेंटेनेंस इसकी इजी है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। चोरी होने पे ज्यादा दिल नहीं दुखता। एक बच्चा कह रहा है सर चोरी होने पे जो है वो ज्यादा दिल नहीं दुखता। चलो जी, हार्ट ब्रेक लिख देते हैं, लेस चांसेस ऑफ हार्ट ब्रेक। अब मुझे एक बात बताएं बेटा, जितने बच्चे हैं इनकी बात इग्नोर नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे, लेकिन क्या मुझे सारे बच्चे बताएं, क्या ये चीज हम लोग पेपर में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारा साइकिल चोरी होगा तो उसका दुख हमें कम होगा, बाइक मोटरसाइकिल के चोरी होने का दुख ज्यादा होगा? क्या हम इसको पेपर में लिख सकते हैं? ये पॉइंट ठीक है, लेकिन ये पॉइंट पेपर के लिहाज से, एकेडमिक ऐसे के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होगा। इसको हम फिल्टर आउट कर देंगे इस पॉइंट को, ठीक है? तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कि ये हमारा पॉइंट जो है वो यूज इरेलीवेंट पॉइंट है। उसके बाद बच्चे और क्या चीज आ सकती है? और अफोर्डेबल है, मतलब सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बीट्स इलनेस, तमाम बच्चे मेरी तरफ मुतवज्जा हो, क्या ये बेटा ये जो बीट्स इलनेस है ये पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा? ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, कहां पर रिपीट हो रहा है? ये पॉइंट हेल्थ बेनिफिट्स के साथ वो कर रहा है, क्या कहते हैं, रिलेट कर रहा है। इन दोनों में से किसी एक को रखना हो तो हम किसको रखेंगे? इन दोनों में से किसी एक को रखना हो तो हम किसको रखेंगे? बीट्स इलनेस को या हेल्थ बेनिफिट्स को? हेल्थ बेनिफिट्स को। बीट्स इलनेस कोई फ्रेज नहीं है, कोई इतनी म्यारी और इतनी अच्छी फ्रेज नहीं है, तो इसको हम निकाल देंगे। तो ये भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। देखें, हमारे पास डाटा सारा आ गया, हमने अब यहां से डाटा को फिल्टर आउट करना है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। यहां पर एक बच्चे ने लिखा कि, एक बच्चे ने लिखा था लेस लाइकली, लेस लाइकली टू गेट स्टक इन ट्रैफिक। ये ठीक पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं। उनका पॉइंट बड़ा अच्छा है कि आप ट्रैफिक में जो है वो फंस जाएंगे। अगर इसकी जगह पे हम लिख देते अवॉइड ट्रैफिक जैम्स, तो ये बेहतर नहीं होगा? दोनों में से कौन सा लफ्ज बेहतर है? दोनों में से कौन सी फ्रेज बेहतर है? लेस लाइकली, लाइकली टू गेट स्टक इन ट्रैफिक, या अवॉइड ट्रैफिक जैम्स? ऑब्वियसली अवॉइड ट्रैफिक जैम्स जो है वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा जो है वो सूटेबल लग रही है। तो आइडिया हमें यहां से आ गया और यहां से हम लोग लिखना शुरू हो गए। देखिए बच्चे, कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर बेसिक नॉलेज आपके माइंड में होती है, सिर्फ और सिर्फ आपने कोशिश करनी होती है। अब देखिए, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इसके जो है वो बाईसाइकिल के ये एडवांटेजेस होते हैं। अब जल्दी से इसके डिसएडवांटेजेस बताएं। सोचें कि बाईसाइकिल के नुकसानात क्या हो सकते हैं। सोचें जरा, बाईसाइकिल के क्या नुकसानात हो सकते हैं? स्लो स्पीड, टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा बच्चे, एक बच्चे ने लिखा स्लो स्पीड है,
दोनों को रिलेट कर दें या दोनों पॉइंट्स को अलग अलग लिख दें? दोनों पॉइंट्स को अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम कंज्यूमिंग स्पीड के साथ ही होगा ना, स्पीड के साथ ही लिंक होगा। और क्या उसने, वो क्या हमारी बैटरी, उसको बाईसाइकिल की बैटरी चार्ज करते हैं हम लोग, तो ये टाइम कंज्यूमिंग स्लो स्पीड के साथ इन दोनों में से किसी एक को लगा दें, या स्लो स्पीड को लगा दें या टाइम को लगा दें, ठीक है। उसके बाद दूसरा, वेदर कॉन्स्ट्रेंट्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं बेटा। वेदर का भी इफेक्ट होता है इसके ऊपर, कि मतलब अगर कोई बारिश हो रही है नॉर्मली, बारिश में या स्लिपरी जगहों पे या एक्सट्रीम हीट के अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी में हम कोशिश करते हैं कि हम ना जो है वो इसको इस्तेमाल करें, तो ये भी एक नुकसान हो गया। इसके बाद इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, कि ये ज्यादा से ज्यादा, लड़के समझते होंगे इस चीज को, कि एक को आपने आगे स्टैंड पे बिठा लिया, एक को पीछे बिठा लिया, इससे ज्यादा कितने लोग बैठेंगे साइकिल पे? वैसे जो शहजादे लोग हैं वो तो फिर चार चार लोगों को भी बिठा लेते हैं, लेकिन बैठते नॉर्मली हिम्मत करके तीन लोग बैठते हैं, ठीक है। हिम्मत मतलब हिम्मत करके तीन, नॉर्मली वो दो लोगों की सवारी है, दो लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि शहजादे जो है, फिर लड़के तो फिर चार चार को भी बिठा लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो दो लोगों की सवारी है वो। तो लिमिटेड कैपेसिटी है। उसके अलावा आपको फिजिकल स्ट्रेन भी होता है, बाजुकात जिसम में थकावट हो जाना, मसल को पुल हो जाता है आपका, एक खास डिस्टेंस तक ही आप चला सकते हैं, उसके बाद आपकी बस हो जाती है और फिर आपको वेट करना पड़ता है। अब वो एक बच्ची ने लिखा है, आल्सो कैन नॉट गुड फॉर हैंगिंग थिंग्स। अब मुझे एक बात बताएं बेटे, ये वाला अच्छा पॉइंट है इनका, कि लटकाने वाली चीजों के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। क्या ये पॉइंट हम पेपर में लिख सकते हैं? अगर ये फ्रेज हमने पेपर में लिखनी हो, ये फ्रेज आप पेपर में नहीं लिख सकते। अब बच्चे, ये जो प्रैक्टिस मैंने आपके साथ की है अभी, अब मुझे इस प्रैक्टिस का, इस प्रैक्टिस का जो है वो फायदा क्या है? इस प्रैक्टिस का फायदा बेटा ये है कि बेटा ड्रेस कोड लिमिटेशन नहीं कह सकते। ड्रेस कोड लिमिटेशन क्या, मतलब किस किस्म की लिमिटेशन इसमें होनी है? लोग धोती पहन के भी चला लेते हैं इसको। ठीक है, और आप इसको जीन्स पहन के भी चला सकते हैं, किसी तरह से भी चला सकते हैं। चलें, अब इसका बेटा, इसका एडवांस, ये जो हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की एक बाईसाइकिल के ऊपर, इसका फायदा ये हुआ कि हमें पता चला कि हमारे पास जो अवेलेबल नॉलेज है उसमें से रेलेवेंट कौन सी है, वो लिखी। फिर हमने देखा कि हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या वो वर्ड्स, क्या वो फ्रेजेस पेपर के अंदर लिखने के लिए, जो कि हमारी फॉर्मल राइटिंग होगी, क्या वहां के लिए सूटेबल है, ठीक है। क्या ये सूटेबल है? नहीं सूटेबल। दोनों सूरतों में जो है वो ये क्या होगी, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए अवेलेबल नॉलेज को निकाला और उस अवेलेबल नॉलेज को इस्तेमाल कर लिया, किसमें? अपने पेपर में। एक और चीज, ये तो बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड आपको समझ आ गया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे है, कि जो भी अवेलेबल नॉलेज आपके माइंड में हो उसको जो है वो आप निकालें, उसके बाद उसको फिल्टर आउट करें, रिफाइन करें, और रिफाइंड नॉलेज को पेपर में पुट कर दें। ये काम आप जब रफ वर्क के अंदर करते हैं तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट आपके पेपर के ऊपर पड़ता है। आप इसके अलावा घर में भी जब अकेले बैठे हो तो भी आप जो है वो फ्लो चार्ट्स की सूरत में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं। माइंड मैपिंग क्या होती है? माइंड मैपिंग ये होती है, आपने एक टॉपिक, जो मेन टॉपिक है उसको आपने रखा सेंटर में। मिसाल के तौर पे आपने लिखा जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये हो गया
मैं करवाता हूँ ही ना, एक मिनट। ये हो गया आपका बाईसाइकिल। अब आप सोच रहे हैं कि इसके ऊपर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। जी बेटा, रफ पेपर पे लिख सकते हैं। रफ पेपर आपको लास्ट पेज पे जाके आप रफ की हेडिंग देके वहां पे रफ वर्क कर सकते हैं। अब आप इधर से जो है वो एरोज लगाते जाएंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ सब हेडिंग्स। फर्स्ट लेवल ऑफ सब हेडिंग्स जो है वो बनाना शुरू कर दें। यहाँ हिस्ट्री लिख देंगे, यहाँ एडवांटेजेस लिख देंगे, यहाँ डिसएडवांटेजेस लिख देंगे, यहाँ स्ट्रक्चर लिख देंगे, यहाँ पर जो है वो रिकमेंडेशन लिख देंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिख देंगे। फिर हिस्ट्री के आगे आप उसको ब्रांचेस में कर देंगे, एडवांटेजेस, ये वाला एडवांटेज, ये एडवांटेज, ये एडवांटेज, इस तरीके से। ये भी एक तरीका कार है कि इससे आपको एक तो पेपर के अंदर अपनी नॉलेज को रिकॉल करने में आसानी होगी। उसके अलावा अगर आप डाटा कंपाइल कर रहे हैं घर में अपने ऐसे के लिए, तो आप उसको सिंपली इस फॉर्मेट में भी माइंड मैपिंग के थ्रू भी जो है वो कंपाइल कर सकते हैं, कि इससे आपको चीजें जल्दी रिकॉल करने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, और एक बहुत ज्यादा जो बर्डन होता है 20-20 पेजेस को पढ़ने का, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन ये चीज हेल्प आपको तब करेगी जब आपको उस टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये वाली चीज की जब आप रिवीजन करेंगे, तो ये रिवीजन सिर्फ और सिर्फ उन मेन बातों को देखने के लिए होगी कि अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्टैट, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी हेडिंग जो आपने याद की थी, आपके माइंड से अभी स्किप कर गई, तो वो रिकॉल हो जाए आपको। बेटा वैसे अभी ऐसे के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं देते होते। अभी कोशिश करेंगे हम लोग जो रेलेवेंट टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन करें, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा समझ आने वाली चीज है। बहरहाल नहीं करते होते, हेडिंग्स नहीं बनाते। अब बच्चे इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आपकी होगी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के इंपॉर्टेंस का भी आपको पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि बगैर नॉलेज के आपके पास आपसे ऐसे लिखा नहीं जाएगा। अब मैंने काफी बच्चे यहाँ पर जो है वो नए भी बैठे हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। बेटा आपको जब डाटा कंपाइल करना होता है, तो डाटा को किसी भी टॉपिक के ऊपर कंपाइल करते वक्त आप क्या चीज माइंड में सोचते हैं कि कितना डाटा हमने तैयार करना है, कितना डाटा जो है वो हम लोगों ने कंपाइल करना है। ये सवाल नॉर्मली बच्चे अक्सर पूछते हैं। नॉर्मली बच्चों का सवाल होता है, बेटा टॉप ट्रेंडिंग, एक मेरी एक बात, मैंने अभी एक बात कही है कि आप लोग अभी रेलेवेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करें। अभी पेपर आपके आ गए हैं जो मैं टॉप ट्रेंडिंग जो है वो बता दूं आपको, या तो आप लोग सिर्फ ये कहेंगे मैं आपको टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स बता दूं, उसके बाद कौन जी भाग जाओ छुट्टी हो गई। सुन लें, सुन लें, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, वेट कर जाएं बच्चे। जो हम लोगों ने अपने सेशन के अंदर टॉपिक तैयार करने हैं, उसके ऊपर मैं आपको ना सिर्फ एक इकोनॉमी की डोमेन बताता हूँ। इकोनॉमी के ऊपर हम लोगों ने डाटा किस चीज के ऊपर कंपाइल करना है, वो जरा आप लोग देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपने करना है और क्या क्या आपने छोड़ना है। मेरी बात को जरा गौर से सुन लें। डाटा किसी भी चीज के ऊपर जब आप कंपाइल करेंगे, तो वो इतनी ज्यादा तादाद में सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि आपकी तलाश कभी भी खत्म नहीं होगी। तो आपको कोई ना कोई बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि मैंने इस चीज के ऊपर जो है वो अपना डाटा कंपाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता होना चाहिए इसकी एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन का पता होना चाहिए। आप लोग भी बताना शुरू करें, सारे बताना शुरू करें, हमें क्या क्या चीज डाटा में कंपाइल करनी है। एवोल्यूशन, इसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसका रोल इन डेमोक्रेसी। ठीक है, रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट, रोल इन एजुकेशन। ठीक है, रोल इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या रोल है, रोल इन इकोनॉमी,
सोशल मीडिया इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले कर सकता है? रोल इन इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट में जो है वो इसका क्या रोल है? ठीक है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है? काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया, लॉज रिलेटेड टू सोशल मीडिया, इश्यूज एंड चैलेंजेस, इश्यूज एंड चैलेंजेस। ठीक है बेटा, एआई को जो है ना, एआई को सोशल मीडिया से थोड़ा सा अलग रखेंगे। चले, मैं इसको जो है वो एआई के साथ इसको लिंक कर देता हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अलग रखना चाह रहा हूं, एआई एंड सोशल मीडिया। अब मुझे एक बात बताएं बेटा, सोशल मीडिया एंड टेररिज्म, इसका टेररिज्म में क्या इस्तेमाल है? लोग ये क्रिमिनोलॉजी के अंदर प्रॉपर आपका एक टॉपिक है। अब मुझे एक बात बताएं बेटा, आपके पास एक रफ खाका आ गया है कि मैंने इन इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डाटा कलेक्ट करना है। ये मेरी बात समझ आ गई है? अगर किसी बच्चे के पास सोशल मीडिया से रिलेटेड इन तमाम डोमेन्स के ऊपर डाटा मौजूद हो, तो क्या वो बंदा ऐसे लिख सकता है, या वो ऐसे में मार खा सकता है? बेटा और भी बहुत सारी चीजें, तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, और भी बहुत। क्या वो बंदा ऐसे के अंदर मार खा सकता है अगर उसके पास ये सारा नॉलेज हो? आपके पास नॉलेज हो जाएगा, उस नॉलेज को फिर आपने स्मार्टली यूटिलाइज करना है अपने ऐसे की स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऐसे की काइंड के हिसाब से, ऐसे के अंदर कौन सा जो है वो डाटा चाहिए, ऐसे में क्या पूछा गया, बस उस चीज को एड्रेस करना है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के टॉपिक में नहीं लग जाएंगी। एग्जामिनर बेटा, यार ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब मेन ऐसे की बात करेंगे तो उसके अंदर हम ये वर्ड रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा। तो करना क्या है, आपने इन तमाम चीजों के ऊपर डाटा निकालना है। अब आपने फॉर एग्जांपल बात करनी है एडवांटेजेस के ऊपर, सोशल मीडिया के कितने एडवांटेजेस आप सर्च करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं? आप कम से कम 15 एडवांटेजेस निकाल लें, उनको याद करेंगे, पेपर में आपको 6 7 याद रहेंगे या 8 याद रहेंगे। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें कि सोशल मीडिया के क्या एडवांटेजेस होते हैं, सर्च करें, 1 2 3 4 10 12 वेबसाइट्स के बाद तमाम एडवांटेजेस जो है वो एक जैसे हो जाते हैं। तमाम एडवांटेजेस जो है वो क्या होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरी बात आप जरा समझने की कोशिश करें, मैं एसए के ऊपर बात नहीं कर रहा, एसए के डाटा को कंपाइल करने की बात कर रहा हूं। जब एसए के ऊपर बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर पे, तो फिर और हिसाब से चीज हम लिखेंगे, और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप उसको ऐड कर लें। और जो चीज समझाना मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि इस तरीके से डाटा को कंपाइल करना है। आपने 7 8 10 15 डिसएडवांटेजेस, 10 15 एडवांटेजेस निकाले। डेमोक्रेसी के अंदर भी उसका रोल 10 15 निकाल लिए, वुमेन इंपावरमेंट में भी इसका रोल निकाल लिया, हर जगह पे 10 10 15 15 पॉइंट निकाल लिए। इतना ही डाटा आपको जो है वो इनफ है पेपर के अंदर जो है वो डाटा को लिखने के लिए। अब बच्चे, हम लोग जो अपने सेशन के अंदर डिफरेंट डोमेन्स को जो है वो लेके जाएंगे, उनमें से एक डोमेन मैं इकोनॉमी से रिलेटेड आपको बताता हूं कि हमने कौन सी डोमेन्स को डिस्कस करना है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड हर टॉपिक आपका जो है वो कवर हो जाएगा। और यार एआई क्या हो गया, ये एआई कल पेपर में आ गया है, एआई एआई लगाइए, सबर कर जाए, एआई के ऊपर पूरा टॉपिक है। मैं कह रहा हूँ कि रेलेवेंट बात करें आप लोग। देखिए बच्चे, इकोनॉमी के ऊपर जो है वो हम लोग बात करें, इकोनॉमी से रिलेटेड पॉसिबल डोमेन्स या पॉसिबल टॉपिक्स क्या हो सकते हैं आपके? एक, सिंपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, हम सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं। इसके अलावा और क्या टॉपिक आ सकता है? कॉजेस एंड
consequences of इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, ये भी हम लोग लगा सकते हैं। ये भी तो आपकी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है ना। अनएम्प्लॉयमेंट ये भी तो आपका इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। उसके अलावा इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस के साथ इसको लिंक कर दें, एनर्जी क्राइसिस एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन इकोनॉमी। कर सकते हैं इसको। पॉपुलेशन के साथ लिंक कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इकोनॉमिक रिपरकशंस। ये कर सकते हैं इसके साथ। चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ये हो सकता है। इंडस्ट्री के साथ इसको लिंक कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ये कर सकते हैं। ब्रेन ड्रेन और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, ये हो सकता है। इसके अलावा बच्चे हम लोग इट्स लिंक विद इकोनॉमी, ये हो सकता है। एजुकेशन एंड इट्स लिंक विद इकोनॉमी, हम अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इट्स लिंक विद इकोनॉमी कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, डिजिटल इकोनॉमी पोटेंशियल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान, हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से। ये बच्चे ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी जब हम एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हर टॉपिक के ऊपर जब हम लिखना शुरू करेंगे, जब हम बात करना शुरू करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसके कौन कौन से एस्पेक्ट जो है वो बन सकते हैं। अब कुछ बच्चे परेशान होंगे कि ये चीजें हमें तो समझ नहीं आएंगी, तो बेटा यही चीज आपको बताने का मकसद है कि आप लोग अभी अर्ली फेज में, बहुत सारे बच्चे अर्ली फेज में, तो अर्ली फेज में पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी, बेसिक टॉपिक आपका इकोनॉमी रहेगा, लेकिन उसको मुख्तलिफ चीजों के साथ लिंक करना है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, तो दहशतगर्दी हमारी इकोनॉमी को कैसे खराब करती है। अगर हमारे मुल्क में वुमेन जो है वो कम से कम काम करती हैं, तो कम वुमेन एम्पावर या वुमेन लेबर फोर्स का होना हमारे मुल्क की इकोनॉमी को कैसे खराब करेगा। हमारे मुल्क के अंदर आबादी बढ़ रही है, उससे हमारी इकोनॉमी कैसे खराब होगी। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड इतना पढ़ लेना कि इकोनॉमी क्या है, उसकी चैलेंजेस क्या है, उसकी वजूहात क्या है खराब इकोनॉमी को, उसको बेहतर कैसे किया जाता है, इतना डाटा पढ़ के आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। इकोनॉमी बहुत बड़ी डोमेन है, इकोनॉमी बहुत बड़ी डोमेन है। टोटल जो हम लोगों ने इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसे डिस्कस करने हैं वो 28 डोमेन्स हैं, 28 डोमेन्स। और मैं चैलेंज करता हूं कि इन 28 डोमेन्स को करने के बाद आप इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को विद इन नो टाइम कवर कर सकते हैं। हमारी जो सीएसएस के जो रेगुलर बैचेस चल रहे हैं उसके अंदर अब इसी चीज के ऊपर जो है वो काम शुरू होगा कि हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह कर चुके हैं। अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनके ऊपर डाटा जो है वो डिस्कस करना है, इनके ऊपर डाटा डिस्कस करना है। और डाटा डिस्कस करने के साथ साथ स्टूडेंट्स को जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि अच्छा किस तरह से जो है वो हमने चीजों को लेके जाना है। तो बच्चे यहाँ पर जो बात आपके साथ डिस्कस की है वो ये है कि आपने जो डाटा कंपाइल करना है वो किस तरीके से करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके से करनी है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद क्या होता है,
ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद डाटा को फिल्टर आउट कैसे करना है और कौन सा डाटा जो है वो रेलेवेंट आपने इस्तेमाल करना है अपने ऐसे के अंदर। अब बच्चे इससे रिलेटेड कोई चीज आपके माइंड में है, कोई सवाल आपके माइंड में है तो वो पूछे। जो चीज अभी तक हमने डिस्कस की इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके माइंड में है तो। एक एक चीज को बच्चे ऐसे कि आपको समझ होनी चाहिए कि किस चीज का जो है वो क्या किरदार है। बेटा अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेजर थीम्स बता दें। मैं आपको अभी यहां पर मेजर थीम्स बता देता हूं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो उसके ऊपर ऐसे लिख पाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं सिर्फ आपको मेजर थीम बताता हूं। एक है जी जेंडर। जेंडर के ऊपर आप ऐसे लिख पाएंगे? मैं टॉपिक आपको बताता हूं। लिख पाएंगे बच्चे आप लोग इसके ऊपर? बेटा जेंडर के ऊपर क्या आउटलाइन बनाएंगे? अब आपने जेंडर के ऊपर क्या पढ़ा होगा? बेटा आपने जेंडर के ऊपर पढ़ा होगा। बेटा जितना सुने, मेरी बात सुने, जेंडर के ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे खवातीन को मसले मसाइल क्या है, काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब मुझे ये बताएं, ये जो टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या यहां पर आप जो आपने डाटा अपने पास कंपाइल किया था वो यहां पे काम आएगा आपके? जो डाटा आपने पढ़ा था औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जो लॉज बने हैं, बस वही डाटा आपको पता है, लेकिन वो डाटा यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा। ये तो टोटली डिफरेंट डोमेन हो गई है। ये तो टोटल ही डिफरेंट डोमेन हो गई है। तो आपको जब एसए की तैयारी करनी है तो सिर्फ डोमेन का पता होना काफी नहीं है। सिर्फ डोमेन का पता होना काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से सब डोमेन्स में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एक डोमेन बताता हूं, इसके ऊपर देखते हैं कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन लर्निंग। तमाम बच्चे इसके ऊपर यही टॉपिक एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग इज द नीड ऑफ द आवर, ऑनलाइन लर्निंग प्रॉज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, यही डाटा इकट्ठा कर लेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। लेकिन अगर इसके ऊपर टॉपिक आ जाए, अब क्या करेंगे? कैन ऑनलाइन लर्निंग बी कंपैटिबल विद द ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग? टॉपिक तो आपका वही है। टॉपिक तो आपका वही है, नॉलेज भी आपके पास है, लेकिन अब आपको यहां पर कंपैरिजन करने को दे दिया गया है। अब आप क्या करेंगे? आपको नॉलेज सिर्फ डोमेन का पता होने से नहीं होगा। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ डोमेन को लेके बैठ जाते हैं कि बस यही डोमेन पढ़नी है, तो आप कभी भी सही बात नहीं कर पाएंगे। आपको उस डोमेन के इर्द गिर्द सब डोमेन्स ढूंढनी पड़ेंगी, और उन सब डोमेन्स को जब आप पढ़ेंगे फिर आपको जो है वो उसके ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी आएगी। ठीक है। एक और डोमेन मैं आपको बताता हूं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या डाटा कंपाइल करेंगे जरा मुझे बताएं। आप लोग चैट ओपन है, आप लोग मुझे बताना शुरू करेंगे आप क्या डाटा जो है वो कंपाइल करेंगे एजुकेशन के ऊपर। इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, शाबाश। चैलेंजेस, इंपॉर्टेंस।
शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका डाटा। अब टॉपिक पेपर में क्या आ गया? टॉपिक आ गया पेपर में, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। अब देखें, आपने जो डाटा कंपाइल किया, जितनी बातें आपने की, क्या वो डाटा यहां पर आपका इस्तेमाल हो सकता है? आप सिर्फ एक लिमिटेड डोमेन को लेकर चल रहे हैं, एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं। और ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं? ज्यादातर बच्चे पास्ट पेपर्स के अंदर जो दो तीन टॉपिक आए होते हैं उसी से रिलेटेड डाटा कंपाइल करके खुश हो जाते हैं कि हमारी तैयारी हो गई है। इस तरह से तैयारी नहीं होगी आपको। जो हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे या यहाँ पर आपके साथ जो डिस्कशन होगी उसमें ये होता है कि आप एक डोमेन को एक चैप्टर कंसीडर करेंगे। जैसे एजुकेशन एक पूरा चैप्टर होगा, उसके अंदर फिर फर्दर सब टॉपिक्स होते हैं कि एजुकेशन का इकोनॉमी पे क्या रोल है, ये एक टॉपिक हो गया। एजुकेशन का सोसाइटी के ऊपर क्या रोल होगा, ये दूसरा टॉपिक होगा। एजुकेशन का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे क्या ताल्लुक होगा, डेमोक्रेसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, ये तीसरा टॉपिक हो गया। इस तरीके से जब आपको पूरा एजुकेशन का चैप्टर रट जाएगा, जैसे मैट्रिक एफएससी में आपको बायो के चैप्टर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स रटे होते थे, तो आपके लिए ऐसे लिखना आसान होगा। फिर आपके पास उतनी नॉलेज होगी कि आप किसी भी तरह का ऐसे जवाब लिख सकते हैं। सो ऐसे का पेपर, डोमेन्स सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आपको बताऊं तो हार्डली 10 डोमेन्स हैं जिसके ऊपर आपका ऐसे बनेगा। हार्डली 10 डोमेन्स हैं। लेकिन अगर सब डोमेन्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमने इकोनॉमी से रिलेटेड 28 डोमेन्स करनी है। एजुकेशन से रिलेटेड 28 डोमेन्स बनेंगी। तो कुल मिला के ये 160 डोमेन्स बन जाएंगी। लेकिन वो 160 डोमेन्स आपने तैयार नहीं करनी, वो सिर्फ और सिर्फ आपने समझनी है। जब आप समझेंगे तो उसके बाद आप जो है वो उसको लिखना शुरू करेंगे। अब मुझे एक और सवाल का जवाब याद आ गया। काफी बच्चों ने जो है ना मुझसे पूछा कि सर इंग्लिश एसे के लिए कोई बुक बता दें। अच्छा बच्चे, मुझे आप बताएं कि आप में से कितने बच्चों ने जो है वो इंग्लिश एसे के लिए बुक ली है? और जो बच्चा मुझे बताएगा कि वो जिसके ऊपर लिखा हुआ है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस, वो बुक ली है, तो मैं उसको शाबाश दूंगा। जल्दी करें बेटा, बताएं जिसने वो बुक खरीदी है। वेरी गुड। देखे ना, वो बच्ची पूछ रही है सर कहाँ, वो कहाँ से मिलेगी। मैं एक बात बताता हूँ बेटा, एक बात आप माइंड में रखिएगा। जो बंदा इंग्लिश एसे के लिए समझता है कि उसे बुक की जरूरत है, वो बंदा कभी भी ऐसे नहीं लिख पाएगा। ऐसे की कोई बुक होती नहीं है। ऐसे की कोई बुक नहीं होती। ऐसे कभी भी आप रट्टा लगा के लिख नहीं सकते। मुझे एक बात बताएं, आप इकोनॉमी की 28 डोमेन को रट्टा लगा सकते हैं? 28 डोमेन जो कि 2500 से 3000 वर्ड्स की लिखनी है, क्या आप उसके ऊपर रट्टा लगा सकते हैं? अगर तो आप रट्टा लगा सकते हैं तो मुझे बता दें, 200 टॉपिक्स को रट्टा लगा लेंगे? 200 टॉपिक्स को रट्टा लगा लेंगे? नहीं लगा सकते। तो फिर क्या है? ऐसे जो होता है वो आपकी सेल्फ राइटिंग होती है, आपकी अपनी राइटिंग होती है। और आप उसको सही इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, काफी सारे बच्चे साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप अपनी डिग्री की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी डिग्री की इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी डिग्री के बारे में मुझे बताएं, तो आप बगैर कोई बुक पढ़े बता सकते हैं? बगैर कोई बुक पढ़े आप बता सकते हैं? कितने पेजेस लिख सकते हैं? 10 पेजेस, 5 पेजेस, 15 पेजेस, 20 पेजेस? आप लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको अपनी डिग्री के बारे में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। आपको पता है कि आपकी डिग्री के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, आपकी डिग्री के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी जॉब एप्लीकेशंस क्या है। वहां पर आपने रट्टा नहीं लगाया, आपने सिर्फ अवेलेबल नॉलेज को यूज किया और सही इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया।
इसी तरह जब आप एसए की बात करते हैं तो एसए में आपको डोमेन सीखना पड़ेगा। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया क्या होता है, आपको क्लियर होगा कि सोशल मीडिया के ये एडवांटेज होते हैं, सोशल मीडिया के ये डिसएडवांटेज होते हैं, हर चीज आपको पता होगी, फिर आप इंग्लिश के ऊपर आएंगे। अब आपके पास नॉलेज है, अकेली नॉलेज या अकेली स्ट्रक्चर कभी भी रोल प्ले नहीं करेगी, आपको दोनों को कॉम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। फिर आपके पास जब नॉलेज होगी और इनफ नॉलेज होगी, फिर आप जाएंगे इस चीज के ऊपर कि अब मेरी इंग्लिश खराब ना हो, फिर आपकी इंग्लिश खराब ना हो। ठीक है। इस इंग्लिश खराब ना होने को जो है वो फिर आपने इंश्योर करना है। अगर आप पहले इंग्लिश के ऊपर पढ़ जाएंगे और नॉलेज है नहीं, तो फिर फायदा नहीं है। दोनों चीजों को बराबर लेके चलना है, इंग्लिश भी ठीक हो, नॉलेज भी हो। बाज बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस चीज की टेंशन होती है कि बस हमें डाटा मिल जाए, बाकी हम लिख लेंगे। वो नहीं लिख सकते, मैं गारंटी से कह सकता हूं नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकेंगे। ठीक है। तो बच्चे अभी तक जो चीज हमने डिस्कस की है वो मेरे ख्याल में आप लोगों के भेजे में बैठ जानी चाहिए। ये आज एक जनरल टॉपिक था। ठीक है। एक जनरल टॉपिक था, तो ऐसे से रिलेटेड था, लेकिन आप लोगों को अगर समझ आया तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर कोरे के कोरे उठ गए हैं तो फिर मर्जी की बात है आपकी। चले बच्चे, अब आप लोग अपने सवालात पुट करना शुरू करें। आप लोगों को 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग जो है वो अपने अपने सवालात पूछ लें, फिर उसके बाद इसको ऑफ करके फिर अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। हेडिंग्स किधर लिखनी है? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। हेडिंग्स आउटलाइन में लिखनी है, मेन ऐसे के अंदर नहीं लिखनी है। अगले सवाल पे आ जाए। डोमेन का मतलब क्या होता है? देखें, मनाहिल बच्ची पूछ रही है सर डोमेन का मतलब क्या होता है। बेटा एक होता है डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर तो पता है ना क्या होता है, जो मरीज का इलाज करता है। फिर डॉक्टर की डोमेन्स आगे क्या होती हैं? कोई यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, कोई जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है, कोई रेडियोलॉजी, ये रेडियोलॉजिस्ट वैसे डॉक्टर नहीं होते, वैसे मैंने लिख दिया, मेडिकल की फील्ड होती है। उसके अलावा कुछ आपके जो है वो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? ये सारी की सारी डॉक्टर्स की डोमेन है। सारी की सारी डॉक्टर की डोमेन्स हैं। अब हर डोमेन अलग अलग तरीके से चलती है, अलग अलग चीज को डील करती है, लेकिन वो है सारी की सारी डॉक्टर से रिलेटेड। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है सर 2500 वर्ड्स का ऐसे। अच्छा बच्चे, ये ना किसी दिन कल संडे वाला दिन नहीं, मंडे को, जो मंडे को क्लासेस वैसे ऑफ होती हैं, तो मंडे वाले दिन ना आप लोगों को बिठा के गपशप लगाई जाएगी। तो गपशप के अंदर मैं बताऊंगा कि 2500 वर्ड्स का ऐसे, इसका लॉजिक क्या है, सारी की सारी बात आपको समझाऊंगा। आपको बड़े मजे से, बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल क्लास के, नहीं बच्चे ये समझने वाला पॉइंट है, ये आज रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। सम टाइम वाइल राइटिंग आई हैव आइडिया बट कैन फाइंड अ सूटेबल वर्ड। बेटा आइडिया होना और नॉलेज होना और पर्टिनेंट नॉलेज होना, इसमें फर्क होता है। मैं एक इसकी एग्जांपल देता हूं। दोनों में से ज्यादा रेलेवेंट वर्ड या परफेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स कहां पर आएगा? कौन से सेंटेंस पे लग रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? फर्स्ट वन वाले में लग रहा है ना? फर्स्ट वन वाला लग रहा है। उसकी वजह क्या है? आपको उसकी टर्म्स का पता है कि डॉक्टर के जो डॉक्टर से रिलेटेड टर्म, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता होता है, करेक्ट नहीं करता होता। इसी तरह
ओहो। विच सेंटेंस इज मोर अप्रोप्रिएट? फर्स्ट वन और सेकंड वन? मतलब देखा जाए तो दोनों को ही समझ आ जाएगा। अगर आप किसी किसी नेटिव स्पीकर को कहेंगे जी मेरा कंप्यूटर इलनेस शो कर रहा है, वो समझ जाएगा बात आपकी। लेकिन अप्रोप्रिएट क्या होगा? मेल फंक्शनिंग। और ये कब आपको पता होगा? जब आपको उस टॉपिक की नॉलेज होगी। अब आपको सारा पता है कि हमारे मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, हर चीज आपको पता है। लेकिन अगर आपको सियासत की प्रॉपर टर्म्स नहीं पता होंगी कि पार्लियामेंटेरियंस कौन होते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या होती है, आर्टिकल 6 क्या होता है, तो आप कभी भी ऐसे पास नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बेटा नॉलेज के साथ लिंक्ड होती हैं। जब आपको नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो सूटेबल वर्ड्स भी जो है वो मिल जाएंगे। तो बच्चे, आज की क्लास उम्मीद है आप लोगों को काफी ज्यादा समझ आई होगी।